हिंद महासागर के ऊपर उड़ता एक इल्यूशियन IL-76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। सोवियत रूस में बना ये 4 इंजन वाला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में तब नया नया इंडक्ट हुआ था और आज इसे एक बड़े ऑपरेशन के लिए भेजा जा रहा था। स्क्वाड्रन लीडर अशोक चोटिया प्लेन के डेस्टिनेशन तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे कि तभी उनकी नज़र ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा पर पड़ी। बुल के नाम से मशहूर बुलसारा गहरी सोच में थे। चोटिया अपनी सीट से उठे और बुलसारा के पास जाकर बोले, सर आप प्लीज़ मेरी डायरी में कुछ लिख देंगे। चोटिया बुलसारा के मन की हालत जानना चाहते थे। बुलसारा ने डायरी ली और उसमें अपने मन की बात लिखी भी। उन्होंने लिखा, कल सुबह 10 बजे तक हम राष्ट्रपति को सिक्योर कर लेंगे। जिस राष्ट्रपति की बात हो रही थी वो एक ऐसे देश का राष्ट्रपति था जिसका ठीक नक्शा तक बुलसारा के पास नहीं था। देश का नाम मालदीव। मालदीव पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था और सरकारी बिल्डिंग्स को कब्जे में ले लिया था। मालदीव के राष्ट्रपति ने दुनिया भर में कॉल घुमाए लेकिन मदद मिली सिर्फ हिंदुस्तान से। 9 घंटे, जी मदद की कॉल के महज 9 घंटों के अंदर भारतीय ट्रूप्स मालदीव में थे और एक देश को तख्ता पलट से बचा रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानी से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख के आज के एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे भारतीय फौज के उस मिशन की कहानी जिसने मालदीव को तख्ता पलट से बचाया, ऑपरेशन कैक्टस, जब भारत ने मालदीव के राष्ट्रपति की जान भी बचाई। कहानी शुरू होती है साल 1978 से। मामून अब्दुल गयूम मालदीव के राष्ट्रपति हुए। पिछले राष्ट्रपति के कार्यकाल में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे गयूम शुरुआत से मुश्किलों से ही घिरे रहे। साल 1980 में ही उनके साथ तख्ता पलट की कोशिश हुई, फिर 1983 में भी हुई, लेकिन दोनों बार गयूम अपनी सत्ता बचाने में सफल रहे। इसके बाद मौका आया 1988 का। किस्मत की बात है कि नवंबर महीने में गयूम का भारत दौरा तय था। भारत से एक प्लेन भेजा गया गयूम को लाने, लेकिन प्लेन बीच में ही था कि एक इमरजेंसी आ गई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इलेक्शन के सिलसिले में दिल्ली से बाहर जाना पड़ा, लिहाजा गयूम का प्लेन वापस लौटा। इत्तेफाक से यह अच्छी खबर साबित हुई क्योंकि गयूम को पता नहीं था कि उनकी पीठ पीछे एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। मालदीव का एक बड़ा बिजनेसमैन अब्दुल्ला लतूफी गयूम के प्रशासन से खुश नहीं था और उसने तख्ता पलट की ठान ली थी और इस काम के लिए उसने मदद मांगी उमा महेश्वरन की। महेश्वरन श्रीलंका के उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम PLOTE का सरगना था। इससे पहले उसने LTTE के प्रमुख प्रभाकरण के साथ भी काम किया था, लेकिन फिर दोनों में मतभेद हुए और महेश्वरन ने अपना संगठन अलग बनाया। महेश्वरन को श्रीलंका की अदालत से सजा मिल चुकी थी और वो फरार चल रहा था। इसी दौरान अब्दुल्ला लतूफी ने उसे कांटेक्ट किया। दोनों ने अहमद नासिर नाम के एक तीसरे व्यक्ति को अपने साथ मिलाया और यानी तख्ता पलट की प्लानिंग शुरू की। इन लोगों का प्लान था कि जब राष्ट्रपति यानी गयूम देश के बाहर होंगे, इस सरकारी बिल्डिंग्स पर कब्जा करके तख्ता पलट की घोषणा कर देंगे। प्लान को अंजाम देने के लिए नामे भर भर कर PLOTE के 80 से ज़्यादा उग्रवादी मालदीव की राजधानी माले तक लाए गए। 3 तारीख को काम शुरू होना था, लेकिन उसके पहले ही खबर आ गई कि गयूम का दौरा रद्द हो गया हिंदुस्तान का। इसके बावजूद अब्दुल्ला लतूफी ने कू का प्लान जारी रखा। ऐन 3 नवंबर सुबह 4 बजे उग्रवादियों ने माले पर हमला कर तमाम सरकारी बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया। ये लोग गयूम को बंधक बनाना चाहते थे, लेकिन उनके राष्ट्रपति निवास पहुंचने से पहले ही गयूम को निकालकर एक सेफ हाउस पहुंचा दिया गया। उनके पीछे उग्रवादियों ने राष्ट्रपति आवास पर कब्जा किया और शिक्षा मंत्री को अगवा कर लिया, हॉस्टेज बना लिया। मालदीव पर उग्रवादियों का अब कब्जा हो गया था। बस एक उम्मीद बाकी थी, एक फ़ोन लाइन जो गयूम को दूसरे देशों से कांटेक्ट करने में मदद दे रही थी। गयूम ने सबसे पहले सिंगापुर कॉल किया। जवाब मिला कि हम इस पचड़े में हाथ नहीं डालेंगे, हम मदद नहीं कर सकते। इसके बाद श्रीलंका, पाकिस्तान एक एक कर सभी देश मुकरते गए। गयूम ने US भी फ़ोन मिलाया जो डिएगो गार्सिया में बैठा है, लेकिन अमेरिकी ट्रूप्स को माले पहुंचने में 3 दिन का वक्त लग जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। वो अमेरिका जो कहता है कि हम कभी भी कहीं भी लड़ाई कर सकते हैं, जबकि गयूम के पास महज चंद घंटे का वक्त था, उनकी जान का सवाल था। गयूम का अगला फ़ोन गया ब्रिटेन को। ब्रिटेन ने भी मदद नहीं की, लेकिन इतना किया कि भारत से मदद लेने की सलाह दे दी। सुबह 9:30 बजे नई दिल्ली में अरुण बैनर्जी अपने घर में सो रहे थे जब उनकी फ़ोन की घंटी बजी। बैनर्जी मालदीव में भारत के हाई कमिश्नर थे और गयूम के प्रस्तावित दौरे के चलते भारत आए हुए थे।
बैनर्जी को माले की हालत का पता चला। खबर सीधे प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक पहुंचाई गई। राजीव गांधी तब थे कलकत्ता में। 9 बजे जब राजीव वापस पहुंचे, तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बैठी। मिलिट्री ऑपरेशन रूम में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा पी चिदम्बरम भी शामिल थे। चिदम्बरम ने सुझाव दिया कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स भेजे जाने चाहिए, एनएसजी, लेकिन आर्मी प्रमुख इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि इस काम में एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ेगी। और इस बीच घटना का मंच शिफ्ट होता है आगरा की तरफ। आगरा एयरफोर्स स्टेशन। स्क्वाड्रन लीडर अशोक चौडिया काफी उत्साहित हैं। उन्हें पुणे जाना है, जहां अगले रोज उन्हें एक स्काई डाइविंग का प्रदर्शन करना है। चौडिया अपनी प्रिपरेशन में लगे थे। डिस्प्ले की कि अचानक स्टेशन में हलचल होती है। बाहर आकर उन्हें पता चलता है कि पुणे का प्रोग्राम उनका कैंसिल हो गया है। सबको स्टैंड बाय पर रहने का हुक्म मिल गया है। भारतरक्षक.com के एक आर्टिकल में चौडिया लिखते हैं, उस रोज अफवाहों का बाजार गर्म था। किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है और कयास लग रहे थे कि शायद श्रीलंका में पीस कीपिंग ट्रूप्स की मदद के लिए और ट्रूप्स को भेजा जाएगा। अंत में ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा ने आदेश सुनाए। पता चला कि 50th पैराशूट ब्रिगेड के जवानों को मालदीव जाना है। तुरंत 2 इल्यूशन IL-76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयार किए गए। टेक ऑफ का समय दिया गया 12:30 डॉट इस वक्त टेक ऑफ हुआ। ब्रिगेडियर बुलसारा खुद विमान में मौजूद थे। हालांकि इससे पहले उन्होंने मालदीव्स का नाम भी नहीं सुना था। यहां तक कि मालदीव्स का उनके पास कोई मैप अवेलेबल नहीं था। आनन फानन में टूरिस्ट वाला मैप इस्तेमाल में लाया गया और उसकी मदद से प्लान तैयार हुआ। अरुण बैनर्जी इस दौरान बहुत काम आए, क्योंकि केवल वही थे जिन्हें मालदीव्स के बारे में पता था कि कहां लैंड कर सकते हैं, कौन से रास्ते इस्तेमाल हो सकते हैं। ये सब जानकारी बनर्जी ने मुहैया कराई। बाकायदा ये अपनी तरह का अनूठा मिशन था जिसमें हाई कमिश्नर सैनिकों के साथ जा रहे थे। बैनर्जी के साथ होने के बावजूद मुसीबतें बहुत थी। माले पर हमला करने वाले उग्रवादी कितने थे और कौन थे ये पता नहीं था। उनकी स्ट्रेंथ क्या है ये पता नहीं था। माले एयरपोर्ट पर चूंकि कब्जा हो गया था, वहां लैंड नहीं कर सकते थे। इसलिए तय हुआ कि माले के पास के एक आइलैंड हुलहुले पर जवान लैंड करेंगे और वहां से माले की तरफ कूच करेंगे। जब तक इंडियन आर्मी के पैराट्रूपर्स हुलहुले पहुंचे, रात के 9:30 बज गए थे। आर्मी ने तुरंत हुलहुले को सिक्योर किया। इसके बाद एक टीम हुलहुले में ही रुकी, जबकि दूसरी माले की तरफ बढ़ गई। माले तक नाव से जाना था और जवानों ने देखा कि समंदर में एक छोटा जहाज खड़ा है जो माले तक पहुंचने वाले एक सकरे रास्ते को रोके खड़ा था। इंडियन ट्रूप्स ने शिप पर रॉकेट दागे और शिप वहां से दूर चला गया। बाद में ब्रिगेडियर बुलसारा को पता चला कि यह वही जहाज था जिसमें उग्रवादी माले तक आए थे। इस जहाज का नाम MV प्रोग्रेस लाइट था। MV माने मर्चेंट वेसल। ये एक प्राइवेट जहाज था। इसी जहाज से बाद में उग्रवादियों ने भागने की भी कोशिश की थी और इंडियन नेवी ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो आगे की कहानी। फिलहाल जानते हैं कि माले में क्या क्या हुआ। माले में राष्ट्रपति गयूम एक सिक्योर हाउस में छुपे हुए थे। माले पहुंचते ही गयूम और बुलसारा की फोन पर बात हुई, जिसमें गोलियों की आवाज साफ सुनाई आती थी। उग्रवादी गयूम के ठिकाने के काफी नजदीक पहुंच गए थे। रात 11:30 बजे इंडियन आर्मी गयूम तक पहुंचने में सफल रही और इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाले ब्रिगेडियर सुभाष जोशी तब कर्नल के रैंक पे थे। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में ब्रिगेडियर जोशी बताते हैं, माले में हमारी मुलाकात इलियास इब्राहिम से हुई। इब्राहिम गयूम के ब्रदर इन लॉ और मालदीव के उपरक्षा मंत्री होते थे तब। इलियास, जोशी और बाकी टीम को गयूम के पास ले गए। बकौल ब्रिगेडियर जोशी गयूम और उनका परिवार सहमा हुआ था। आर्मी ने उन्हें माले से बाहर निकालने की पेशकश रखी, लेकिन गयूम इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर तक जाने की रिक्वेस्ट की। जवानों का एक जत्था गयूम को हेडक्वार्टर ले गया। रास्ते में जगह जगह मालदीव की फौज के जवान और उग्रवादी घिरे पड़े थे और चारों तरफ गोलियों और खून के ही निशान थे। हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद राष्ट्रपति गयूम ने राजीव गांधी से बात करने की मंशा जाहिर की। BBC से बातचीत में अरुण बैनर्जी बताते हैं कि सुबह के 4:30 बजे राजीव गांधी को फोन मिलाया गया। राजीव उस समय उठे हुए थे और गयूम से बात करने के बाद ही वो सोने गए। इंडियन आर्मी ने न सिर्फ गयूम को बचाने में सफलता हासिल की, बल्कि उन्होंने उग्रवादियों का पूरा प्लान भी फेल किया। उग्रवादियों को माले से जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद शुरू हुआ एक चेस सीक्वेंस, पीछा। दरअसल ऑपरेशन कैक्टस में आर्मी और एयरफोर्स ही नहीं बल्कि इंडियन नेवी भी शामिल थी। INS बेतवा और INS गोदावरी श्रीलंका और मालदीव्स के बीच तैनात थे, ताकि अगर वहां से उग्रवादियों को मदद देने की कोशिश होती है तो उन्हें रोका जा सके। वो शिप याद है आपको जो भारतीय जवानों को माले में एंटर करने से रोक रहा था? उसी शिप के जरिए उग्रवादियों ने वापस भागने की कोशिश की। ये लोग 25 से ज्यादा लोगों को अपने साथ हॉस्टेज बनाकर ले रहे थे, लेकिन जब नेवी ने उनका पीछा शुरू किया, उग्रवादियों ने 2 बंधकों को मारकर समंदर में
फेंक दिया कि ये चेतावनी हुई कि हमारा पीछा छोड़ दो, अगर आते रहोगे तो और लोगों को मार देंगे। लेकिन आईएनएस गोदावरी उनके पीछे लगा रहा और जल्द ही उस शिप को अपने कब्जे में लिया। बंधकों को छुड़ाकर उग्रवादियों को वापस माले ले जाया गया ताकि उन पर मुकदमा चले। उधर 4 नवंबर की सुबह 7:45 बजे राष्ट्रपति गयूम कैमरे के सामने आए और मालदीव के नागरिकों को एड्रेस किया। अब तक यहाँ देश विदेश के पत्रकार भी पहुंच गए थे मालदीव। अगले रोज राजीव गांधी ने संसद में बयान देते हुए इस ऑपरेशन के सफल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को बधाई दी। ऑपरेशन सफल था, लेकिन 1989 तक मालदीव के हालात सामान्य नहीं हो पाए। स्थिति नाजुक बनी हुई थी, इसलिए राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए करीब 100 भारतीय सैनिक अगले 1 साल तक माले में ही तैनात रहे। एक डिटैचमेंट फोर्स की कुछ होता है तो वो एड्रेस कर सके। ऐन मौके पर भारत ने राष्ट्रपति गयूम की मदद की थी, इसलिए जब तक गयूम राष्ट्रपति रहे भारत और मालदीव के रिश्तों में गर्मजोशी बनी ही रही। गयूम 2008 तक मालदीव के राष्ट्रपति थे। आज भी जब मालदीव में भारत विरोधी स्वर प्रमुख हो गए हैं, इस ऑपरेशन को लेकर मालदीव के लोग भारत के ऑपरेशन कैक्टस के लिए शुक्रगुजार ही हैं। बहरहाल तारीख का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इसे कमल ने लिखा और आलोक ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।